बच्चों ने कहा था कि सर हमें थोड़ा कम समझ में आया, ग्राफ समझ में नहीं आते हमें, हम लोगों ने 8-9th क्लास में ग्राफ अच्छी तरीके से नहीं पढ़े हैं, तो एक बार आप ग्राफ को फिर से बता दीजिए। तो ठीक है बेटा, जैसा आपकी मर्जी वैसा मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आपको ग्राफ बताना मैं और बता दूंगा, आज ग्राफ बनाना मैं आपको और बता दूंगा। ठीक है, खुश? और कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई ना? ठीक है भाई, ग्राफ बनाना मैं आज की क्लास में और बता दूंगा। वैसे तो ये 8-9th क्लास में पढ़ लेते हो, फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि यार नहीं पढ़ पाए किसी भी कारण की वजह से, कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब पढ़ लेना ध्यान पूर्वक। पर भी नहीं जाना है अगले 50 मिनटों तक। ठीक है, 45-50 मिनट जितनी भी क्लास होगी यहीं पे रहना है। ठीक है बच्चों, अच्छा भाई, अब स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। सबसे पहले बच्चों को बता देता हूं मैं टाइम टेबल के बारे में। तो टाइम टेबल बच्चों, विज्ञान की क्लास है सोमवार से शनिवार 6 बजे, गणित की क्लास है 7 बजे सोमवार से शनिवार, अंग्रेजी की क्लास है सोमवार से शनिवार 8 बजे। ठीक है, अच्छा भाई, अब इस चैप्टर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई कुछ बोर्डों से कुछ टॉपिक हट गए हैं, बल्कि मैं कहूँ अधिकतर बोर्डों से ये पूरा चैप्टर है। अधिकतर बोर्डों में कुछ भी नहीं हटा है इस चैप्टर से, कुछ बोर्डों में ही एक आध टॉपिक हटे हैं। जैसे किसी बोर्ड में वज्र गुणन विधि हटाया गया है, किसी में दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग में बदले जाने वाले समीकरण हटाए गए हैं, परंतु अधिकतर बोर्डों में हिंदी माध्यम। बच्चों जो आज आप पढ़ने वाले हो ना ग्राफ, ये विधि, इससे एक क्वेश्चन आता ही रहा है हर साल और आता ही रहेगा, आता रहा भी है और रहेगा भी। ठीक है, तो ये वाली विधि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये वाली विधि। ठीक है, ये वाली विधि बच्चों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी। ठीक है, ये वाली विधि ग्राफीय समीकरण का ग्राफीय विधि से हल। ठीक है बच्चों, अच्छा भाई, इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण है इसमें? और देखो बच्चों, तो बीजगणितीय 3 विधि है ना, ये भी महत्वपूर्ण है, इनसे भी प्रश्न हमारा आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा बच्चों जो 1 अंक का प्रश्न आता है वो आता है वज्रगुणन विधि से, जिसमें वो हमसे पूछता है कि भाई निकाय संगत है या असंगत है, उसके बारे में। ठीक है, जब पढ़ाऊंगा तब सब समझ में आ जाएगा कि क्या होता है संगत, क्या होता है असंगत। ठीक है, तो जिन बच्चों को उसके बारे में जानना है थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि सब्र का फल क्या होता है, जल्दी से बताओ, सब्र का फल क्या होता है? मीठा। सब्र का फल होता है मीठा, तो मीठा मीठा फल मिलेगा ना अभी, तो उसके लिए अभी थोड़ा सा वेट करो, इंतजार करो, जल्दी ही मीठा फल भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आखिरी का टॉपिक है, दो चरों की रैखिक समीकरणों में बदले जाने वाले समीकरण, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे आप लोगों ने देखे होंगे नाव वाले प्रश्न जो आते हैं, उसके अलावा 1/x + 1/y वाले जो प्रश्न होते हैं, तो उस तरीके के प्रश्न हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा चैप्टर ही लगभग इंपॉर्टेंट है, इसके हर पार्ट से एक एक क्वेश्चन आता ही रहा है। ठीक है, और अब जबकि कुछ बोर्डों से बहुपद पूरी तरीके से हट चुका है, तो उन बोर्डों के लिए तो ये वाला जो चैप्टर है ना, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इससे एक नहीं अब 2 क्वेश्चन आने वाले, बहुपद वाला क्वेश्चन भी यहीं से आने वाला है। ठीक है, तो उन बोर्डों के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था चर के बारे में। क्या होते हैं चर, जल्दी से मुझे बताइए। चर हमारे पास वो राशियां होती हैं जो कि समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, मतलब जिनका मान समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, उन्हें हम कहते हैं चर राशियां। क्या कहते हैं? चर राशियां। ठीक है, उसके बाद एक शब्द लिखा हुआ था रैखिक। अब रैखिक मतलब क्या होता है? रैखिक मतलब होता है एक सीधी रेखा। रैखिक मतलब एक रेखा है सीधी वाली। ठीक है, तो रैखिक समीकरण क्या होता है? देखो आप लोगों ने दूसरे अध्याय में रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ा था। क्या थी रैखिक बहुपद की परिभाषा? एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है, वो कहलाता है रैखिक बहुपद। ठीक है, सेम वैसा ही रैखिक समीकरण होता है, यानी कि एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, वो हमारा रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितने चर है? 2 चर। कितने चर हैं बच्चों? 2 चर। तो इसका मतलब इस रैखिक समीकरण में कितने चर होंगे? 2 चर होंगे। ठीक है, अब चरों को प्राय हम x और y से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? x और y से। ठीक है,
एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड भी ले सकते हैं हम, टी भी लेते हैं, एस भी लेते हैं, यू भी लेते हैं, वी भी लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ भी अक्षर ले सकते हैं, ठीक है। ए बी भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे हम प्राय चरों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे कितने चर हैं? 2 चर, मतलब हमारे पास 2 चर होंगे। अब जनरली हम लोग जो चर लेते हैं वो लेते हैं एक्स और वाई, 2 चर हम लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है। तो एक्स और वाई में एक ऐसा रैखिक समीकरण जो कि निम्न रूप का हो, किस रूप का? इस रूप का, जो मैं नीचे लिख रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये क्या होता है बच्चों? ये एक्स और वाई में एक 2 चरों का रैखिक समीकरण होता है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये एक प्रकार का एक्स और वाई में रैखिक समीकरण होता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे चर हैं एक्स और वाई, उनके अधिकतम घाते क्या है? 1 है। तो ये एक रैखिक समीकरण है। उसके अलावा कितने चर हैं? 2, एक्स और वाई। तो 2 चरों में ये क्या है? एक रैखिक समीकरण है, ठीक है। और यही होता है 2 चरों के रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक मतलब विस्तृत रूप, मतलब जिसमें हम लोग सारे के सारे 2 चरों के रैखिक समीकरण को लिख सकते हैं, जिस रूप में लिख सकते हैं वो होता है व्यापक रूप, ठीक है। तो ये है 2 चरों के रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, जहां पर ए और बी दोनों नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए, ठीक है। ना तो ए 0 हो सकता है, ना बी 0 हो सकता है, क्योंकि यदि ए 0 हो गया तो देखो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ये एक चर का रैखिक समीकरण हो जाएगा, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा, ठीक है। सेम वैसे यदि बी 0 हो गया तो ये एक्स में एक रैखिक समीकरण हो जाएगा, एक चर वाला, 2 चरों वाला नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने बोला कि ए और बी दोनों 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। अच्छा, सी 0 हो सकता है? बिल्कुल सी 0 हो सकता है, सी पे कोई प्रतिबंध नहीं है, बट ए और बी 0 नहीं हो सकते, ठीक है भाई। क्लियर हो चुकी इतनी बातें। अब बच्चों यहाँ पर एक शब्द और लिखा हुआ है, युग्म। इसका मतलब समझो, युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब समझो, युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर। जैसे कि आप लोगों के पास जूतों का पेयर होता है, जूते होते हैं ना, 2 जूते। अब आप कहीं पर भी जाते हो तो युग्म के साथ जाते हो ना, जूते के युग्म के साथ जाते हो। ऐसा नहीं कि एक जूता पहन लिया, एक चप्पल पहन ली, ऐसे थोड़ी जाते। कई बच्चे चले जाते हैं, वो अलग बात है, वो गलती से पहन लेते हैं, ठीक है। बट जब अगर कोई आप पार्टी वार्टी में जाते हो तो कैसे जाते हो? दोनों जूते पहन के जाते हो ना, दोनों जूते ही पहन के जाते हो ना। ऐसा तो नहीं कोई लड़का एक चप्पल पहन के जाता है और एक जूता पहन के जाता है, दोनों जूते पहन के जाते हो, मतलब जूतों का एक पेयर पहन के जा रहे हो, एक जोड़ा पहन के जा रहे हो, मतलब जूतों का एक युग्म पहन के जा रहे हो। एक्चुअल में आपने क्या किया? 2 जूते पहने हैं। इसी तरीके से युग्म की यदि बात करूंगा तो यहाँ पर कितने समीकरण होंगे? 2 समीकरण। 2 चरों में रैखिक समीकरण के यहाँ पर 2 समीकरण होंगे, ठीक है। तो यदि मेरे पास में 2 चरों में रैखिक समीकरण के 2 समीकरण लिखे गए हैं तो वो जो हमारे पास में बनता है वो होता है 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म। जैसे कि मान लो, उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया था कि भाई मान लो बाई चांस मेरे पास एक रैखिक समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 7, एक मेरे पास ये है। दूसरा मेरे पास है 4x प्लस 8y बराबर 13, ये है, ठीक है। अब 2 रैखिक समीकरण मेरे पास लिखे हुए हैं 2 चरों में, ठीक है। 2 चरों में 2 रैखिक समीकरण मेरे पास लिखे हुए हैं। अब इन दोनों को यदि मैं एक साथ लिखूंगा तो ये क्या बन गया? जोड़ा बन गया, एक युग्म बन गया। क्या बन गया? एक युग्म बन गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म। मतलब बेसिकली कुछ नहीं है, ये क्या है? 2 रैखिक समीकरणों का एक साथ जोड़ा है, एक साथ जोड़ा है, ठीक है। अब बच्चों जनरली इनका व्यापक रूप क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जनरली जो हम व्यापक रूप लेते हैं वो लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा लेते हैं a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने जो हमारे पास व्यापक रूप था ax प्लस by प्लस c, इसमें भाई हमें 2 समीकरण अलग अलग लिखने थे। तो उसके लिए मैंने क्या किया भाई, ये जो गुणांक है x y और अचर पद के, ये मैंने अलग अलग कर लिए। अब अलग अलग में मैंने a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरे पास क्या बन गया? 2 चरों के रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप बन गया, ठीक है भाई। अब मैंने आपको कुछ उदाहरण भी कराए थे कल की क्लास में, जिसमें मैंने आपको बीजगणितीय रूप में इनका निरूपण भी कराया था, ज्यामितीय रूप में भी इनका निरूपण कराया था, आपको आलेख भी समझाया था, ठीक है। आलेख मैं भी बताने वाला हूँ, थोड़ी देर और वेट करिएगा, आलेख पर ही आने वाले हैं, ठीक है, थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छा, मैंने कल आपको एक उदाहरण दिया था लोकेश राहुल और मयंक अग्रवाल का, जिसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था।
उस उदाहरण को मैं दोबारा से लेता हूँ, ठीक है। तो भाई किंग्स 11 पंजाब की टीम है, एक है केएल राहुल और एक है भाई मयंक अग्रवाल, ठीक है। अब मैंने छक्कों की संख्या को मान लिया x और चौकों की संख्या को मान लिया y, ठीक है। अब बच्चों लोकेश राहुल ने कितने छक्के मारे, मान लो लोकेश राहुल के छक्कों की संख्या मान ली x1 और चौकों की संख्या मान ली y1। वहीं दूसरी तरफ मयंक अग्रवाल के छक्कों की संख्या मान ली x2 और चौकों की संख्या मान ली y2, ठीक है। अब हमें दिया गया है भाई कि लोकेश राहुल ने जो चौके मारे वो छक्कों से क्या थे, ज्यादा थे। चौके जो मारे थे उसने छक्कों से 2 ज्यादा मारे थे, ठीक है। मतलब y1 का मान जो था वो x1 से 2 ज्यादा था, ठीक है। एक तो मेरे पास ये बना था। दूसरा मैंने बोला था कि भाई मयंक अग्रवाल ने चौके और छक्के बराबर मारे थे, ठीक है। तो इसका मतलब x2 बराबर था उसके लिए y2 के बराबर, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि भाई दोनों ने रन बनाए 80-80 रन, दोनों ने 80-80 रन बनाए। मतलब अब छक्के कितने लगाए x1, तो 6x1 और मान लो 80 रन उन्होंने चौकों और छक्कों से बनाए, ठीक है। तो प्लस में 4y1, एक चौके मारने से 4 रन मिलेंगे तो y1 चौके मारने से 4y1 मिलेंगे। ऐसे एक छक्का मारने से 6 रन मिलेंगे तो x1 छक्के मारने से 6x1 मिलेंगे। तो 6x1 प्लस 4y1 बराबर हो जाएगा 80। सेम ऐसे ही इसके लिए 6x2 प्लस 4y2 बराबर हो जाएगा 80। अब हमारे पास में 2 समीकरण बन गए, इसके लिए भी हमारे पास 2 समीकरण हो गए, इसके लिए भी 2 समीकरण हो गए, ठीक है। तो x1 y1 का मान यहाँ से आ जाएगा, x2 y2 का मान मेरे पास यहाँ से आ जाएगा। तो देखो बच्चों ये 2 समीकरण लिखे गए तो ये एक युग्म बन गया, ये 2 समीकरण लिखे गए तो ये भी एक युग्म बन गया। तो ये दोनों क्या है, दोनों ये 2 चरों के एक समीकरण युग्म है, दोनों ही उसके उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कुछ और उदाहरण कराए थे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले बच्चों मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज आलेख ये बनाना सिखा देता हूँ, ठीक है। तो मान लो मेरे पास में कोई रैखिक समीकरण है, उसका मैं आलेख बनाना है, तो चलो कैसे आलेख बनाते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। आलेख हम लोग कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सीखना आलेख बनाना। मान लो मेरे पास में कोई एक रैखिक समीकरण, मान लो x y z है, मान लो 3x प्लस 2y बराबर 6, ये मेरे पास एक रैखिक समीकरण है, मुझे इसका आलेख बनाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे आलेख बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे निर्देशांक अक्ष। सबसे पहले क्या बनाएंगे, निर्देशांक अक्ष, मतलब x और y अक्ष। सबसे पहले दो एक ऐसी रेखा खींचोगे। अभी जो आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको तो मानोगे x, सॉरी क्षैतिज रेखा है इसको मानोगे x, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको मानोगे y। मतलब जो पड़ी हुई रेखा है उसको x अक्ष मान लेना, जो खड़ी हुई रेखा है उसको y अक्ष मान लेना है, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद ये जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं उसे मान लेना है मूल बिंदु 0, ठीक है भाई। अब मूल बिंदु के बाईं तरफ ये होगी x डैश, मतलब x अक्ष की ऋणात्मक दिशा, दाईं तरफ होगी x अक्ष की धनात्मक दिशा। मूल बिंदु के उधर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी भाई y अक्ष की धनात्मक दिशा, और नीचे की तरफ होगी y अक्ष की ऋणात्मक दिशा, जिसे हम y डैश से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बिंदु भी रख देते हैं। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। सेम ऐसे ही यहाँ पर -1 है, -2 है, -3 है। यहाँ पर देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ पर भी -1, -2, -3, -4 है, ठीक है भाई। अब देखो इसका आलेख कैसे बनाते हैं वो समझो। आलेख बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाते हैं बच्चों, हम लोग एक टेबल बनाते हैं। इस तरीके से हम लोग एक टेबल बनाते हैं। फिर इसमें एक बीच में एक लाइन खींचते हैं, एक तरफ लिखते हैं x और एक तरफ लिखते हैं y, ठीक है। अब आलेख बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग x बराबर 0 रखते हैं। जब हम x बराबर 0 इस समीकरण में रखेंगे तो फिर उसके बाद y का मान ज्ञात करते हैं। तो 0 रखोगे तो ये तो हो गया 0 प्लस 2y बराबर हो गया मेरे पास 6। कितना हो गया 6। तो यहाँ से देखो 2y बराबर 6 आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर मेरे पास आ जाएगा 6/2 मतलब 3। 3 दूनी 6, तो y का मान आ गया 3। उसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, y बराबर 0 रखते हैं, x बराबर मान निकालते हैं। तो y की जगह 0 रख दूंगा तो ये हो जाएगा 3x बराबर 6, तो x का मान आ जाएगा 2 के बराबर। कितना आ गया, 2 के बराबर, ठीक है। तो x की जगह आ गया मेरे पास 2, ठीक है। तो जब मैंने x बराबर 0 रखा y का मान 3 आया, जब मैंने y का मान 0 रखा तो मेरे पास x का मान 2 आया बच्चों, ठीक है। अब बच्चों ग्राफ बनाने के लिए जनरली हमें
कम से कम 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसी भी समीकरण का यदि आप आलेख खींच रहे हो या ग्राफ बना रहे हो तो उसके लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होगी। और 2 बिंदु सुविधा के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, इस तरीके से ले लेते हैं कि भाई एक बार x 0 कर दिया तो y का मान निकाल लिया, एक बार y 0 कर दिया x का मान निकाल लिया। ठीक है, अब यदि आपके मन में और चाहा है कि भाई हम और बिंदु भी प्राप्त करें तो चलो और बिंदु भी प्राप्त कर लेते हैं। अब यदि आप इसमें 1 रखोगे, y की जगह 1 रखोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 + 2 = 6, सॉरी 3x + 2 = 6, तो 3x बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर आ जाएगा 4/3, तो एक ये भी बिंदु आ गया। यदि मान लो आप x बराबर 1 रखते हो तो ये हो जाएगा 3 + 2y = 6, तो यहाँ से 2y बराबर कितना आ गया, 6 में से 3 गए तो 3, तो y बराबर कितना आ गया 3/2, y का मान 3/2 आ गया। और बिंदु निकालना चाहो तो y बराबर 2 रख दो, 2 रखने पर इसका मान कितना आ जाएगा, y का मान 2 रखोगे तो इसका मान हमारे पास आ जाएगा 4, 2 बच गए तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो जितने बिंदु रखना चाहो उतने बिंदु रख दो, परंतु कम से कम 2 बिंदु तो हमें चाहिए ही चाहिए आलेख बनाने के लिए। ठीक है, तो मान लो मेरे पास 2 स्टार्टिंग के बिंदु ही हैं, ये 2 बिंदु ही हैं। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं की सहायता से कैसे आलेख बनाएंगे वो चीज़ अब आपको समझनी है। ठीक है, कि इन दोनों बिंदुओं की सहायता से कैसे आलेख बनाएंगे वो चीज़ समझनी है। ठीक है, इन दोनों की सहायता से कैसे बनाएंगे, तो देखो बच्चों 0 यहाँ पर x का मान है, y का मान 3 है। यदि मैं इनको बिंदु के रूप में लिखूँ तो कैसे लिखते हैं, बिंदु के रूप में बच्चों हम कैसे लिखते हैं, निर्देशांक x, y के रूप में इस तरीके से लिखते हैं हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो ये क्या निर्देशांक हो जाएंगे, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, 3। सबसे पहले x निर्देशांक फिर y निर्देशांक, दूसरे वाले बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 2, 0। अब देखो 0, 3 कहाँ पर होगा, x निर्देशांक 0 है, y निर्देशांक 3 है, कहाँ पर होगा वो बिंदु होगा हमारे y अक्ष पर। और कौन सा बिंदु होगा, ये वाला बिंदु होगा। ठीक है, ये वाला बिंदु मेरा हो जाएगा 0, 3। ठीक है, सेम ऐसे 2, 0 बिंदु कहाँ पर होगा, 2, 0 बिंदु होगा हमारा x अक्ष पर। अब x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है तो इसलिए x अक्ष पर हो गया और ये वाला बिंदु हो गया। ठीक है, ये वाला बिंदु। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे और उससे जो हमारी आकृति प्राप्त होगी वही इसका आलेख होगा। ठीक है, तो चलो बच्चों इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं। इन दोनों बिंदुओं को जब आप मिलाओगे तो आप देखोगे कि आपके पास कुछ ऐसी रेखा बनेगी। कैसी रेखा बनेगी, कुछ ऐसी रेखा, सीधी रेखा बनेगी बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल एक सीधी रेखा बनेगी, यहाँ पर एक बनी नहीं है, अभी मैं बना के बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके की एक सीधी रेखा बनेगी आपके पास में। ठीक है, इस तरीके की एक सीधी रेखा बनेगी दोनों बिंदुओं को जोड़ने से। ठीक है, तो ये बच्चों जो रेखा बनी ना, यही है आपका 3x + 2y = 6 का आलेख। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी रैखिक समीकरण का आलेख बना सकते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका, कोई डाउट है, डाउट है बताओ जल्दी से, कोई डाउट है क्या इस चीज में। इस तरीके से हम लोग आलेख बनाते हैं। चलो बच्चों बताओ जल्दी से, आपके सामने मैं एक पोल करने जा रहा हूँ, यस या नो जल्दी बताओ मुझे कि क्या आपको डाउट है या नहीं। यस या नो में जल्दी से आंसर दो। डाउट है मतलब, चलो एक बार और बता देता हूँ, एक और उदाहरण लेके मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक और उदाहरण लेके मैं आपको समझा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, और मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, चलो भाई एक बार और मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, तो अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब की बार मैं दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ, अब की बार मैं ले रहा हूँ x + 2y = 3, ये मैंने लिया। ठीक है, या फिर और साधारण ले लेता हूँ, और इजी से इजी ले लेता हूँ। ठीक है, क्यों बच्चों को परेशान करें, बहुत आसान से उदाहरण ले लेते हैं। तो x + 2y = मैंने ले लिया 6। ठीक है, ये मैंने ले लिया। ठीक है बच्चों,
बहुत आसान लिया मैंने, ठीक है। अब आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहला काम होगा निर्देशांक अक्ष बनाना। ध्यान से एक चीज को समझो, सबसे पहला काम क्या होगा, निर्देशांक अक्ष बनाना। तो सबसे पहले बनाया निर्देशांक अक्ष, ठीक है। ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष। जहां पर दोनों एक दूसरे को काटेंगे वो हो जाएगा मूल बिंदु। आपको ग्राफ पेपर मिलेगा बकायदा, ठीक है। उस ग्राफ पेपर पर आपको बनाना होगा ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग यहाँ पर चलोगे, एक बड़ा खाने में एक इकाई, दूसरे बड़े खाने में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। ऐसे ही आप लोग मूल बिंदु के ऊपर की तरफ चलोगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 लिखोगे, ठीक है। ऐसे ही आप मूल बिंदु के इधर की तरफ आओगे तो ये क्या होती है बच्चों, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा। सेम ऐसे ये नीचे की तरफ वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है। तो यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, -3, -4 हो जाएगा। यहाँ पर भी -1, -2, -3, -4 हो जाएगा, ठीक है, -5 हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तो आपका ये होगा, निर्देशांक अक्ष बनाना, ठीक है। निर्देशांक अक्ष सभी बच्चे बना देंगे, ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या करोगे बच्चों, आप लोग उसके बाद बनाओगे आप एक टेबल। सिंपल सी एक ऐसी टेबल बनानी है इस तरीके की, एक तरफ लिखना है x और एक तरफ लिखना है y, ठीक है। अब एक बार कर दो y को 0 और एक बार कर दो x को 0। जब y बराबर 0 रखोगे यहाँ पर तो x बराबर क्या आएगा, x प्लस 2 गुणा 0 0 बराबर 6। तो x का मान क्या आ जाएगा, 6। मतलब जब y बराबर 0 है तो x का मान है 6, ठीक है। अब एक बार जब x बराबर 0 रखोगे तो ये बन जाएगा 2y बराबर 6। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6/2 मतलब 3। तो इसका मतलब जब x 0 है तो y का मान 3 है। तो 2 बिंदु आ गए। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमें यदि किसी भी समीकरण का आलेख बनाना हो तो उसके लिए कम से कम 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। तो हमारी कम से कम जो आवश्यकता थी वो तो हमारी पूरी हो गई। अब यदि किसी बच्चे को और ज़्यादा ज़रूरत है तो वो क्या करेगा भाई, और बिंदु ले लेगा। मान लिया उसने ले लिया, यार चलो मैं और बिंदु ले लेता हूँ, मैंने y बराबर 2 ले लिया, उसने y की जगह 2 रख दिया, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 दूनी 4 बराबर 6। तो x का मान भी क्या आ जाएगा, 6 में से 4 गए तो 2, तो x बराबर भी 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई उसने y बराबर 1 रख दिया, y बराबर 1 रखने पर ही हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 6। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 4। तो y बराबर 1 रखने पर x का मान आ रहा है 4, ठीक है। तो इस तरीके से उसने और भी बिंदु निकाल दिए, परंतु हमें कितनों की जरूरत थी, केवल 2 बिंदुओं की। अब इन 2 बिंदुओं की सहायता से कैसे आलेख बनाएंगे वो समझो। सबसे पहला देखो, x का मान 6, y का मान 0। यदि मुझे इसको बिंदु रूप में प्रदर्शित करना हो तो कैसे करते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक x निर्देशांक y निर्देशांक के रूप में होते हैं। तो यदि मुझे इसको बिंदु के रूप में लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा, 6, 0। सेम ऐसे ही हो जाएगा 0, 3, ये हो जाएगा 2, 2 और ये हो जाएगा 4, 1। सबसे पहले इस 6, 0 बिंदु को यहाँ पर निर्देशित करो। अब बिंदु को निर्देशित करना तो आप लोग 8th 9th क्लास में सीख चुके हो ना। देखो 6, 0 कहाँ पर होगा, x का मान 6, y का मान 0 और y बराबर 0 कहाँ पर होता है, x अक्ष पर होता है, ठीक है। x का मान 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर पहुँच गए। तो ये वाला बिंदु क्या हो गया, 6, 0 हो गया, ठीक है बच्चों। पहला बिंदु हमारे पास आ गया। दूसरा बिंदु 0, 3। अब x निर्देशांक क्या है, 0। अब x निर्देशांक 0 कहाँ पर होता है, y अक्ष पर। तो y अक्ष पर चलना में कितनी दूरी, 3 दूरी ट्रेवल करनी है। तो यहाँ पर पहुँच गए हम, क्या पहुँच गए यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला बिंदु हमें मिल गया, ठीक है बच्चों। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद जो 2 बिंदु आपको मिले हैं उन दोनों बिंदुओं को जोड़ दो, मिला दो। तो चलो भाई इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं। मिलाएंगे तो देखो मेरे पास में कुछ ऐसी रेखा बनेगी, कुछ इस तरीके की एक सीधी रेखा बनेगी, ये भी एक सीधी रेखा बनेगी, ठीक है। अब ये भी एक सीधी रेखा बनेगी बच्चों। चलो मैं दोबारा बना देता हूँ इसको, सीधी नहीं बनी है, दोबारा से बना देता हूँ इसे। इस तरह की बनेगी। आप स्केल से बनाओगे ना तो आपकी बिल्कुल सीधी रेखा बनेगी ये, जैसे ये बन गई, ठीक है। लगभग सीधी सी है, ठीक है। स्केल से नहीं बना रहा हूँ इसलिए टेढ़ी सी हो रही है, ठीक है। लगभग सीधी रेखा है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह की आपकी रेखा बनेगी। अब ये जो इस तरह की रेखा बनी ना, यही आपकी x प्लस 2y बराबर 6।
और आप चेक भी कर सकते हो कि 2,2 जो बिंदु आया ना वो भी इस रेखा पर स्थित होगा, वो भी इस रेखा पर ही स्थित होगा। ठीक है, उसके अलावा 4,1 भी इसी रेखा पर स्थित होगा। ठीक है, तो जो और भी बिंदु आए वो भी इसी रेखा पर स्थित होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप रैखिक समीकरण का आलेख बना सकते हो। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को, अब आलेख बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चों ये तो मैंने बनाया केवल एक रैखिक समीकरण का आलेख। अब मान लो मेरे पास दो रैखिक समीकरण है, मतलब कि रैखिक समीकरण युग्म है और मुझे उनका आलेख बनाना हो, तो कैसे आलेख बनाएंगे? उसका आलेख बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले एक रैखिक समीकरण का आलेख बनाएंगे, उसके बाद फिर हम दूसरे रैखिक समीकरण का आलेख बनाएंगे, दोनों का आलेख बना देंगे तो वही हमारा क्या बन जाएगा, रैखिक समीकरण युग्म का आलेख बन जाएगा। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जो कि मैंने आपको कल की क्लास में कराए थे, उसी उदाहरण को मैं दोबारा से आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो उदाहरण क्या है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो ऐसे समझो बच्चों, इस क्वेश्चन को ऐसा लो कि मान लो आपके पापा आपसे कह रहे हैं कि भाई 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो 7 वर्ष पहले चले जाओ आप, 7 वर्ष पहले। अब 7 वर्ष पहले देखो क्या था, 7 वर्ष पहले क्या था। देखो बच्चों, पहले तो वर्तमान में चलते हैं। वर्तमान में आपके पिता की आयु कितनी है, x। माना पिता की आयु तो है x और आपकी आयु क्या है, y है। ठीक है, पिता की आयु x और पुत्री की आयु y है। ठीक है बच्चों, अब पिताजी कह रहे हैं कि 7 साल पहले, अब 7 साल पहले पिताजी की आयु कितनी होगी, x - 7 होगी। कितनी होगी, x - 7। और पुत्री की आयु कितनी होगी, y - 7। अब वो कह रहे हैं कि 7 साल पहले बेटा मैं तुमसे 7